करते हैं हम लोग अपना न्यू यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग एकदम ऐसे कंसिडर करके चलेंगे कि वी आर स्टार्टिंग एकदम ज़ीरो से, ठीक है। हम लोग का सीधा सीधा स्ट्रैटेजी रहेगा, जिन लोगों का रिवीजन जिनको करनी है या फिर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आप लोगों को जो मैं यहाँ पे अब यूनिट पढ़ाने वाली हूँ, इस यूनिट के साथ आप लोग उठा लेना दूसरी यूनिट विच इज़ गोइंग टू बी जेनेटिक्स, ठीक है। और जैसे ही अभी लेक्चर होगा, लेक्चर होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर ख़त्म होगा 30 to 40 मिनट्स तक बार बार चीज़ों को पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है, एनसीईआरटी से उनको याद करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जेनेटिक्स पहले हमने पढ़ लिया था, जिसने पढ़ लिया था वेल एंड गुड, वो लोग क्या करना शुरू करेंगे, उसकी रिवीजन करना शुरू करेंगे। आपको उसको एनसीईआरटी खोलनी है। यहाँ पे मान लो पहला चैप्टर ये इस हफ्ते का में मेंडल वाला पहला चैप्टर ख़त्म कर लेना। 3 हफ्ते मिनिमम अपने को ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने में लगेंगे, तो तब तक आप लोग 3 हफ्ते के अंदर अंदर जेनेटिक्स वाला यूनिट भी साथ साथ कर लेना। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास जेनेटिक्स को देना, 1 घंटे में जितना हो सकता है उतना कर लेना। फिर इसके जो ये 30 to 40 मिनट्स रिवाइज़ किया था, वापस से 20 मिनट रिवाइज़ करके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके फिर 20 मिनट रिवाइज करना, ताकि और दिमाग में जाए कि अच्छा ये गलती हम लोग करते हैं। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ऑल राइट गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ का डिफरेंस यहाँ पर समझाना चाहूँगी, एंड दैट इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन के बीच का डिफरेंस। आप लोग ना बहुत जगह पे सुनेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, सॉरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप बहुत जगह पे 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, कहीं पर आप एक वर्ड पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है ब्रीदिंग, और कुछ जगह पर आप एक वर्ड पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है रेस्पायरेशन। अब सुनना मेरी बात, दोनों में डिफरेंस कितना है, ध्यान से सुनते जाना। मैंने क्या किया, दिस इज मी। इतनी छोटी सी बात आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, है ना। सांस लेते हैं यानी गैस अंदर गई, गैस बाहर छोड़ी। इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली हम गैसेस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड कॉन्टिन्यूसली हम कुछ गैसेस को एनवायरनमेंट में बाहर भी छोड़ते रहते हैं। मुझे अंदर जो गैस चाहिए वो कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन। जो गैस में रिलीज करती हूँ, यानी जो मेरे सेल्स से रिलीज होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक गलती कई बार कुछ टीचर्स घुमा के इस सवाल को पूछ लेते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपने जब गैस मतलब आपने जब इनटेक करा, इन हुआ आपका, तो उस टाइम पे कौन सी गैस गई, सब लोग क्या लिख देते हैं, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई। इस एनवायरनमेंट में सारी गैसेस हैं, सारी की सारी गैसेस जाती हैं, उसमें से यूज हम ऑक्सीजन का करते हैं। तो याद रखना मेरी बात, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही है ना, गैसेस का इनटेक हम करते हैं, उसमें से यूटिलाइज हम क्या करते हैं, यूटिलाइज हम सिर्फ ऑक्सीजन को करते हैं। याद रखना मेरी बात। तो एयर इन होती है, ऑक्सीजन इन नहीं होती, ठीक है। चलो, तो दिस इज द थिंग। अब मैंने आपको कहा, आपने क्या किया, गैस को अंदर लिया और गैस को बाहर छोड़ा, बस इस चीज को हम कहते हैं ब्रीदिंग। थोड़ा सा और होगा ब्रीदिंग, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। लेकिन आप लोग खाना खाते हो, खाने में ग्लूकोज हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्यों खाते हैं, फूड हम क्यों खाते हैं, फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, इसीलिए हम फूड खाते हैं। अब इस फूड से एनर्जी मिलती कैसे है, तो अब इसके लिए रोल प्ले होता है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन जाती है, इसको तुड़वा के एनर्जी में कन्वर्ट कराती है और उस एनर्जी से हम अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब तुमको मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही होगी, जो खाना मैं डेली खाती हूँ उसको ऑक्सीजन ने तोड़ा होगा जिससे मुझे वो एनर्जी मिली होगी। इस प्रोसेस को सांस लेने से लेके वो ऑक्सीजन अंदर जाने से लेके वो यूटिलाइज हो गई, एनर्जी मुझे मिल गई। अब इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहा जाता है। तो याद रखना मेरी बात बेटा जी, नंबर 1 अपने पास यहाँ पर जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। तो एनसीईआरटी लिखती है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है सेल्स से, इनका एक्सचेंज क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन उसी ऑक्सीजन का जब मैं यूटिलाइजेशन करती हूँ किस चीज़ के लिए? हमारे फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए, तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन कहा जाता है। फिर से रिपीट करो मेरे साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई? ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर with carbon dioxide which is produced by the cells, इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। ठीक है बेटा जी, तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं। एक हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। हालांकि मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा था कोई बात नहीं, किसकी पुरानी क्लासेस मिस हो गई, मैं चीज़ों को रिपीट करूँगी, सुनना ध्यान से। कैटाबॉलिक से वर्ड आता है कैट। कैट का काम क्या होता है? हर चीज़ को तोड़ देना, फोड़ देना। तो इसका मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जो बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ देते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन उसका उल्टा होगा। इसका मतलब ये छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में जोड़ देता है। और ये सारे के सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। इसी को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। मेरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, मेरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, एनाबॉलिज्म चल रही है, कैटाबॉलिज्म चल रही है, राइट। तो मेरी बॉडी के अंदर कहते हैं ना मेरी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुमने सुना होगा कितना ही खा ले, तुमने देखा भी होगा, तुम लोगों में से बहुत ऐसे होंगे कितना ही खा ले भाई साहब, कितना ही खा ले, वेट ही नहीं बढ़ता। तो बाय बर्थ ना उन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जो भी खाना चाहता है उसको मिनटों में टक 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 करके तोड़ देते हैं, उनको लगता ही नहीं है वो शरीर के, इसीलिए उनका वेट बढ़ता ही नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ऑक्सीजन उन्हीं कैटाबॉलिक रिएक्शंस में काम करती है। जो भी ग्लूकोज मैंने खाया, जो भी न्यूट्रिएंट्स मैंने खाए, उनको तोड़ती है, एनर्जी बनती है। वहीं सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। तो अब सीधी सी बात है, मेरे को बॉडी में कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी एंड कॉन्टिन्यूसली मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती रहूँगी। सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूसली मेरे को हर चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए जो रेस्पायरेशन में हेल्प कर सकें, और उन ऑर्गन्स को कहा जाता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो फिर से रिपीट करते हैं जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा जी? मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। अभी तक एक फ्लो चार्ट टाइप हम बनाते जाते हैं, और ये फ्लो चार्ट ना आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट करा? हमने पढ़ना स्टार्ट करा अपना चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर पहले हमने 2 टर्म्स का डिफरेंस देखा अपने पास, रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। क्या अब कोई भी आपसे इनके बीच में डिफरेंस पूछेगा, आप बता पाएंगे? हाँ जी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुई थी? यूटिलाइज हुई थी। ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई थी किसके लिए? कैटाबॉलिक
रिएक्शंस के लिए, तो हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, है ना। अब हमने क्या कहा, चलो अब पढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन, इसका मतलब मेरी बॉडी को क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूसली चाहिए। मेरी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको मुझे आउट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। ठीक है, अब तुम कहोगे हमारे अंदर तो यहाँ नोज से सांस लेते हैं हम, और अंदर हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को दूसरे उनके बारे में भी बात करनी है। जैसे एनसीईआरटी कहती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा, वो एनिमल की 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, उसका हैबिटाट। आप बचपन से पढ़ते आए हो, लैंड पे रहने वाले उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स, पानी में रहने वाली फिशेस के पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स। बचपन से तुम ये लाइन पढ़ते आए हो, बचपन से तुम ये बात पढ़ते आए हो। तो इसका मतलब हैबिटाट, यानी कहाँ वो एनिमल रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा। लंग्स के अंदर पानी भर गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लंग्स पानी में जाके काम थोड़ी करेंगे, वहां के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 चीज तो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। नंबर 2 डिपेंड करेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अरे सीधी सी बात है, जो पुराने सदियों में थे पहले ही लंग्स थोड़ी बन गए थे। जो एकदम लोअर से इन्वर्टिब्रेट्स होंगे उनके पास लंग्स थोड़ी होंगे, तो उनके पास कुछ और होगा। फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुई होगी, उसके पास कुछ और आया होगा, फिर धीरे धीरे और कुछ आया होगा, और कुछ आया होगा, और कुछ आया होगा। इस तरीके से फाइनली जाकर लंग्स बने होंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हैबिटेट ऑफ द एनिमल एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं पहले जो शुरू की जितनी भी सारी हैं वो सारी इनवर्टिब्रेट्स हैं, सारे के सारे फाइलम। तो जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स नहीं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि शुरू में हम पढ़ते हैं स्पंजेस, फिर हम पढ़ते हैं सिलेंट्रेट्स, फिर हम पढ़ते हैं फ्लैट वर्म्स। तो स्पंजेस में, सिलेंट्रेट्स में, फ्लैट वर्म्स में, इन सब के अंदर इन्होंने कहा भाई देखो हम हैं चुंटू, हमारे पास लंग्स वंग्स ये सब अलग बनाने का तो कुछ है नहीं। ये स्किन है ना, इसी से ऑक्सीजन अंदर डाल दो, इसी से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। अलग से लंग्स बनाने की क्या ज़रूरत है, अलग से तुमको गिल्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ऊपर इन्हीं से गैस कर दो, यहीं से निकाल दो। तो इन्होंने क्या बोला, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, जो आपने ऑक्सीजन इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, इन्होंने बॉडी के सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन करी। डिफ्यूजन क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब गैस जाए। मान लो इस कमरे में बहुत ज़्यादा गैस है, बाहर के कमरे में बाहर गैस नहीं है, तो मैं एकदम खिड़की खोलूंगी तो फटाफट क्या करेगी, सारी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, मेरे अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर जाएगी। मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अंदर से बाहर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन पूरी के पूरे बॉडी के सरफेस द्वारा करवाते हैं। आई बात समझ में, तो फिर से रिपीट करते जाओ। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके हैबिटेट पे, उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से अपने पास क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। ठीक है,
अलग से जो अपना पूरा का पूरा एक लिस्ट है सारे के सारे फाइलम का, उनके अंदर कहाँ किससे कैसे कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन पहले एक बार याद करते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड्स एनसीईआरटी में दिए। एनसीईआरटी एग्जैक्टली स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स के बारे में ही लिखती है। ठीक है, तो पहले वो याद करते हैं, फिर सिंपल डिफ्यूजन से बाकी बातें भी कर लेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद हमारे पास आते हैं अर्थवर्म। आपने सुना होगा अर्थवर्म अपने फार्मर का बहुत ही प्यारा सा फ्रेंड होता है। तो अर्थ में घूम रहा है, मिट्टी विट्टी लग गई होगी, चिकना चमेला हो गया होगा एकदम। अब तुम खुद सोचो, कोई चीज़ अर्थ में ऐसे घूम रही है घूम रही है घूम रही है, अर्थ का सरफेस तो कितना रफ 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 होता है। तो इसका मतलब अर्थवर्म को थोड़ा सॉफ्टू बनना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्टू तो बनना पड़ेगा, उसको पूरा अपना स्किन केयर अच्छे से करना पड़ेगा, वरना उसकी स्किन बहुत डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए अर्थवर्म के पास होती है मॉइस्ट क्यूटिकल। तो क्यूटी है अपना, तो मॉइस्ट क्यूटिकल इसके पास प्रेजेंट होती है। इसके थ्रू ये क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं जो हमको याद करने हैं। तो सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या था बेटा जी, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। फिर दूसरा अर्थवर्म। अर्थवर्म अपना क्यूटी है, स्किन केयर करता है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या हो गया, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर आते हैं इंसेक्ट्स। अब सोचो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वैसे तो नजर आएंगे नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं हम इनको देख पाएं, इस तरीके से इनको लाइन बनानी पड़ेगी, वरना एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हमको कहाँ नजर आता है। तो इनको ऐसे लाइन टाइप बनानी पड़ेगी। बस इसी से याद कर लो कि इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ट्यूब बनाते हैं। जैसे अपना यहाँ ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया भी तो एक ट्यूब है। जो ये आपकी ट्रैकिया है, अभी आप पढ़ोगे भी ट्रैकिया के बारे में, तो हमारी जो ये ट्रैकिया है ये भी तो एक ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे हो गया। तो ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स ट्रैकियल ट्यूब्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, जिसके द्वारा ये रेस्पायरेशन करते हैं। एम आई क्लियर? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या था बेटा जी, सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, सिंपल डिफ्यूजन से। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके बाद गिल्स एंड लंग्स, दोनों के दोनों क्या हैं, हाईली वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब वेस्क्युलराइज्ड क्या होता है, वेस्क्युलराइज्ड का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जिनको बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसके पास आर्टरीज, वेन्स, सारी चीजें हो, उन्हें कहते हैं वेस्क्युलराइज्ड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो गिल्स होते हैं वो भी वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। लंग्स भी क्या होते हैं, वेस्क्युलराइज्ड बैग्स होते हैं। कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलते हैं, गिल्स हमको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, लंग्स स्किन के अंदर देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल चीजों के अंदर देखने को मिलते हैं। किस किस में हुआ ये याद करते जाओ। सबसे पहली बात, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोडा जिसमें मैक्सिमम इंसेक्ट्स अपने पास हैं, तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स में अभी हमने ट्रैकियल ट्यूब याद करी, लेकिन जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां पे एक जगह पे पढ़ेंगे गिल्स, बुक लंग्स, आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे बहुत मिक्स एंड मैच बहुत कुछ रहता है। ठीक है, गिल्स, बुक गिल्स वहाँ पे पढ़ेंगे आप उस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लंग्स क्या हो गए, वेस्क्युलराइज्ड बैग्स, टेरेस्ट्रियल गिल्स क्या हो गए, स्पेशल वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट क्या आता है, मोलस्का। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, वो यूनिट करेंगे एनिमल किंगडम, उसके बाद पता चल जाएगा। मोलस्का के अंदर भी गिल्स होते हैं, और बाकी
ये दोनों तो क्या थे, ये दोनों तो थे इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन, वर्टिब्रेट्स में तो तुमको पता ही है, फिशेस। फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स किस किस में, अरे धरती पे रहने वाली सारी चीजें, मैं हमेशा ऐसे याद कराती हूँ। कैसे, सबसे पहले पानी आया था तो पानी में रहने वाली फिशेस सबसे पहले आई होंगी, फिर उनमें से कुछ फिशेस ने डिसाइड करा चलो तैरते तैरते चले जाते हैं, यानी एम्फीबियन आए होंगे, तैरते बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर उनको वापस भी आना पड़ा। एम्फीबियन का एग्जाम्पल आज के ज़माने में फ्रॉग ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड करा नहीं धरती पर ही रहेंगे, तो रेंगते रहे यहाँ पे, रेप्टाइल्स बन गए। फिर रेप्टाइल से कुछ बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ किस में, मैमल्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसे इस सीक्वेंस में चीज़ें बनी हैं। तो फिशेस के अंदर तो क्या हो चुके हैं, फिशेस के अंदर तो अपने पास गिल्स हो चुके हैं। यहाँ पे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब के अंदर क्या होंगे, इन सब के अंदर लंग्स होंगे। बचे क्या, बचे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास सब कुछ ही है जो तुम्हारा मन करे, जैसे कि अपना फ्रॉग, ये स्किन से भी कर सकता है। फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है, ये स्किन से भी रेस्पायरेशन कर सकता है। भाई साहब के पास पानी में भी भाई साहब रेस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लंग्स बोल रही हूँ, धरती पर भी भाई साहब रेस्पायरेशन कर सकते हैं, तो ये भाई साहब एम्फीबियन है। तो इसके पास स्किन होती है जिससे ये एक्सचेंज करता है, वैसे लंग्स होते हैं इसके पास, ठीक है। लंग्स होते हैं इसके पास, और एक लाइनिंग होती है इसकी, माउथ की लाइनिंग, ठीक है, जिनको ये यूज़ करता है। तो ये तीन चीज़ें फ्रॉग के अंदर होती हैं। क्या क्या हो गई फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग के अंदर एनसीईआरटी लिखती नहीं है तो उसको लिख लो। एनसीईआरटी बस लिखती है कि फ्रॉग के पास होती है मॉइस्ट स्किन, लेकिन फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, और फ्रॉग उसका एक माउथ में ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उससे भी वो सांस लेता है। तो तीन तरीकों से फ्रॉग क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। अब स्किन से करता है तो क्यूटेनियस, ये भी क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हो गया, क्यूटी अपना, क्यूटेनियस स्किन, क्यूटिकल स्किन से क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। डन बेटा जी, दैट्स ऑल अबाउट द सबसे घटिया पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर प्योर चीज़ें रटने की हैं। फिर भी मैंने रिलेट कर करके बताने की कोशिश करी, जिसको एनिमल किंगडम नहीं भी आता तो भी मैंने यहाँ फिशेस से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी। अब ये याद करने का काम तुम्हारा है। जितना है मैंने मोटा मोटी थोड़ा बहुत याद कराने की कोशिश करी। जैसे सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, पुराने जमाने के अभी ऑर्गन्स बनाने का काम करेंगे नहीं, बोलेंगे स्किन है ना, डिफ्यूजन से करवा लो, डिफ्यूजन से हो गया। क्या क्या, शुरू से एनिमल किंगडम को शुरू करो, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फिर क्या हो गया अपने पास, अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स के अंदर क्या हो गया, अर्थ पे रहने वाले अपने क्यूटी, अर्थ पे रहने वाले क्यूटी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अर्थवॉर्म्स। इतना याद, आगे बढ़ जाऊं, नहीं बेटा, अडल्ट फ्रॉग्स के पास गिल्स नहीं होते, उनका जो वो होते हैं ना बच्चे, उनके चुंटू, टेडपॉल्स बोलते हैं, टेडपॉल्स, उनके पास होते हैं। अडल्ट फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, वो काम तीनों कर सकता है पर गिल्स नहीं होते। लगे हुए हैं स्पैम करने, बता दिया ना 3 तरीकों से होता है, वो 3 तरीके जो हैं वो मैंने बता दिए, बस आगे बढ़ते जाओ। चलो, फिर मैंने क्या कहा था, इंसेक्ट नॉर्मली नज़र तो आएंगे नहीं, नॉर्मली नज़र नहीं आएंगे तो ऐसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अपने पास बनाना पड़ेगा। तो ट्यूब ये बन गई, ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके बाद गिल्स और लंग्स। गिल्स में क्या क्या पड़ा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स में फिशेस। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स। लंग्स किसके अंदर हो गए, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, और फ्रॉग का अलग ही था, एक क्यूटेनियस रेस्पायरेशन मॉइस्ट स्किन से, दूसरा इसमें लंग्स, और एक माउथ की लाइनिंग होती है इसकी।
ठीक है ना, टेडपॉल्स जो भी है, काम पे ध्यान दो। डन यार, याद, गॉट इट। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से मेन ये चैप्टर स्टार्ट होता है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यहीं से शुरू होता है। दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चैप्टर इतना आसान है, आप अपनी बॉडी के ऊपर इमेजिन करते जाना, चीज़ें तुमको एक सेकंड में क्लियर होती जाएंगी। यहाँ से तुमको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर में हैं, ठीक है, उनको फील करते जाओ, याद करते जाओ साथ की साथ। चलो सबसे पहले मैं जैसे ही तुमसे पूछूं सांस कहाँ से लेते हो, तुम कहोगे नोज से। नोज में भी कहाँ से, नोज के भी तो 2-3 पार्ट हैं। सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। आपके जो 2 लिप्स हैं, ये जो अपर लिप है इसके ऊपर नजर आ रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो 2 हैं, 1 2। तो सबसे पहले ह्यूमन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से, जो कि पैर में प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी बेटा जी, इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, नॉस्ट्रिल्स हो गए, नॉस्ट्रिल से अब तुमको ऐसे पैसेज सा नजर आ रहा है, एक ऐसे पाथ नजर आ रहा है, ये पैसेज नाक का, तो इसका मतलब अब कहाँ जाएगी हवा, नेजल पैसेज के अंदर। फिर वो पैसेज अंदर जाके एक चैम्बर टाइप की जगह में खुलेगा, जिसे क्या कहेंगे, नेजल चैम्बर। और कभी ऐसा हुआ है तुमने पानी पी लिया या कुछ भी पिया यहाँ से और नाक से भी पानी फिर वो निकल के आ रहा है, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब मेरा माउथ, ठीक है, और मेरी नोज, ये दोनों क्या है, आप ऐसे इमेजिन करके देखो, 3D सोच के देखो, ये यहाँ से और माउथ दोनों अंदर से ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऊपर तो ऐसे मैंने नाक बना दी, नीचे मैंने माउथ बना दिया, लेकिन अंदर दोनों जाके वहां कनेक्ट होते हैं। दोनों का ना पाथ कॉमन होता है, यहां अंदर एकदम कॉमन होता है। कई बार तुमने ऐसे भी देखा होगा, जैसे यहाँ से मतलब वो पतला सा धागा होता है, डालते हैं और नोज से निकालते हैं, और फिर वो ऐसे भी करते हैं, जो लोग योगा वोगा करते हैं वो सब, ठीक है, तो वो लोग ऐसे दोनों करते हैं। इसका मतलब दोनों का पाथवे कनेक्टेड है, कॉमन चैम्बर है दोनों के लिए। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल पैसेज, फिर ये दोनों पैसेज जुड़े होंगे नेजल चैम्बर। किसमें खुला होगा, वो खुला है हमारे पास यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर, फेरिंग्स, विच इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब सुनना, अब खाना कहाँ जाएगा, खाना जाएगा स्टमक में, हवा कहाँ जाएगी, लंग्स में। तो अब मुझे दोनों का पाथवे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। एक को कहाँ भेजना पड़ेगा, एक को स्टमक में भेजना पड़ेगा, ठीक है, देखते जाना। मैं हमेशा ना इसको ऐसे याद कराती हूँ, मान लो एक फूड पाइप जिसे कहते हैं ईसोफेगस, और दूसरा है लैरिंक्स। एक सेकंड देना बेटा, I'll be back in a second.
हाँ, सुनना। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ईसोफेगस, या फिर तुम अभी छोड़ो, तुम पहले ऐसे सोचो, अब फूड जाएगा फूड पाइप में और विंड जाएगी विंड पाइप में, है ना। इमेजिन करना, मैं याद करने के लिए है, रीजन ये नहीं है, याद करने के लिए है। ये मान लो आगे की तरफ बैठी है फूड पाइप और पीछे की तरफ है मान लो विंड पाइप, ठीक है। मैं अब सो रही हूँ, सो गई, फूड पाइप तो भारी होगी, विंड पाइप हल्की होगी, फूड पाइप मेरे पीछे बैठी विंड पाइप को दबा देगी, तो इसका मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। मैं बस ये याद करने का तरीका बताती हूँ, ऐसे तो तुम उल्टे भी सोते हो, उल्टे सोते हो तो इसका मतलब ऐसा है कि पीछे अगर ईसोफेगस है तो आगे वाले विंड पाइप को दबा देगी, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन बस याद करने के लिए बताया कि आगे क्या होती है, फूड लंग विंड पाइप होती है, पीछे क्या होती है, फूड पाइप होती है, ताकि विंड पाइप हल्की होगी, फूड पाइप भारी होगी तो गड़बड़ ना हो। तो याद रखना हमेशा, सबसे पहले क्या था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से कहाँ गए हम, नेजल पैसेज में, पैसेज कहाँ खुला होगा, एक चैम्बर में, नेजल चैम्बर, चैम्बर किस में खुला होगा, एक कॉमन जगह, फेरिंग्स, जो फूड एंड एयर दोनों के लिए कॉमन है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस अलग जाएगा, फिर अपना ये वाला चैप्टर याद रहेगा, ठीक है। तो फूड पाइप, इसोफेगस, उसमें चला, इसको हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारे उससे हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स से एयर आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। यहाँ तक सब कुछ याद, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो, डन एंड डस्टेड। चलो अब हमारे पास सबसे पहले आता है लैरिंग्स। इस चैप्टर में जितनी भी चीजें होंगी कार्टिलेज की बनी होंगी, याद रखना, मैं कोई चीज कार्टिलेज के अलावा कहूंगी नहीं। एक होती है हमारी बोन, बोन तो इतनी स्ट्रांग है, बोन तो हड्डियां हैं ना, फिर अलग 206 हड्डियां ऑलरेडी है ना हमारे शरीर में, तो उसके अलावा कभी सुना है यहाँ पे भी हमारे हड्डी है? यहाँ कोई हड्डी सुनी है तुमने कभी? गर्दन के अंदर, गर्दन तो ऐसे टड़क करके टूट जाती है, इसका मतलब यहाँ हड्डी है नहीं होगी, तो क्या होगा, लेकिन स्ट्रांग तो है। फील करके देखो यहाँ पे टाइट टाइट तो कुछ है, इसका मतलब कुछ टाइट टाइट चीज तो प्रेजेंट होगी, वो कार्टिलेज होगा। इस चैप्टर में जो चीजें तुम पढ़ोगे कार्टिलेज की बनी होगी, हर चीज कार्टिलेज। कार्टिलेज उतना स्ट्रांग नहीं होता, जैसे तुम्हारे ये कान है, कान में ये ऐसे देखो, है ना, फ्लेक्सिबल है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल, तो कार्टिलेज का बना होगा। तो सबसे पहले हायोइड बोन इधर होती है, हायोइड बोन, चमाड़ मारूंगी गोजो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। मतलब क्यों? क्योंकि एक बार हाथ लगाओ और ऐसे गाओ, चलो मेडिटेट करते हैं, सब लोग, मजाक नहीं कर रही मैं चीजों को याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक्चुअली करना है तुमको भी, करो फटाफट, यहाँ हाथ रखो और ऐसे करो, किया, जिन 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 फील हुआ। अभी गाना गाओ, मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। फील हो रहा है? जू 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 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है साउंड बॉक्स, जो आपकी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वाइब्रेशन फील हो रही है ना, जैसे ही बोल रहे हो, यहाँ फील हो रही है वाइब्रेशन, मैं हूँ जान, मेरा गला है बहुत सुरीला, यहाँ कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, यहाँ फील हो रही है, इसका मतलब यहीं से आवाज बन रही है। दिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड बॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है,
ठीक है बेटा जी। तो याद रखना मेरे पास यहाँ पर हमारे पास क्या क्या था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, याद करते जाओ फटाफट, बोल बोल के याद करना है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स। एक डॉक्टर से ज़्यादा बेटर तुमको ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए यू आर इन द बेस्ट हैंड्स राइट नाउ। हमने इसके ऊपर 4.5 साल लगाए हैं, 5 साल हो चुके हैं अब तो एग्जैक्ट। 2019 में 5 अगस्त को आई थी, 3 अगस्त को आई थी मैं यहाँ पे, 5 अगस्त से क्लासेस शुरू करी थी, ठीक है। तो एग्जैक्ट 5 साल से ऊपर हो चुके हैं अब मुझे, यही सब जिंदगी, यही सब काटते काटते, इन्हीं चीज़ों को काट काट के, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से सुनते जाओ, तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, हमने ये सब चीज़ें काट काट के देख रखी है, ठीक। तो क्या हो गया हमारे पास, लैरिंग्स विच इज कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब सुनना, अब तुम में से ना कुछ इतने निकम्मे होते हैं, खाना खाते समय बात करने की बहुत गंदी आदत होती है। बचपन से ना हमारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, ना ना खाना खाते टाइम नहीं बात करनी चाहिए, चुपचाप करना चाहिए। क्यों कहते हैं पेरेंट्स ऐसा? क्योंकि ये मैंने क्या कहा, आगे की तरफ है आपका विंड पाइप, पीछे की तरफ है आपका फूड पाइप, और ऊपर जो पैसेज है फेरिंग्स, वो तो कॉमन है। अब फूड को इधर जाना है टेक्निकली और हवा को इधर आना है। मान लो आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और खाना खाते समय आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब एक तो नॉर्मल तुम चुपचाप खाना खाओगे, तुमको सांस नहीं चढ़ेंगे, कम सांस लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। एक तुम खाना खा रहे हो, बता उसने क्या हुआ, उसने मेरे को फिर रिप्लाई नहीं करा, हाँ, ऐसे करते रहोगे तुम, तो फिर क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर बना हुआ होता है एक गेट। अभी बात करेंगे क्या होता है वो गेट, क्या नहीं होता है। वो एक गेट बना होता है, वो ऐसे खुलता है, जैसे ये मान लो विंड पाइप है, हवा अंदर बंद, अंदर बंद, हवा ले ली अंदर बंद, हवा अंदर बंद, हवा अंदर बंद। अब क्या होगा, अब तुम्हारी विंड पाइप, इतना तुम चपर चपर कर रहे हो, जल्दी जल्दी सांस लेगी, उसको हवा अंदर लेनी थी, लेकिन तुम चपर चपर कर रहे हो, गलती से थोड़ा सा फूड का 1-2 दाना भी अंदर चला गया, तुम मर भी सकते हो, इतना बुरा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये भी क्या है, एक फ्लैप है, गेट है, पतला सा ही गेट है, थिन और इलास्टिक। किससे बना हुआ होगा, कार्टिलेज से, कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो देयर इज अ गेट जो फूड की एंट्री रोकने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है बेटा जी। तो क्या हो गया ये, एपिग्लॉटिस। तो शुरू का पोर्शन हो गया ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का ऊपर यहाँ कवरिंग जो हो गई, ये क्या हो गई, एपिग्लॉटिस। फिर हमने पढ़ा लैरिंग्स, और अब शुरू हो जाएगा हमारा लंबा सा पाइप, ट्रैकिया। क्यों, अरे लंग्स तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लंग्स तो इधर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कोई लंबी सी पाइप आनी भी तो चाहिए, यहाँ से जो ऐसे खोल सके इन दोनों के अंदर, ऐसे। लंग्स तो इधर प्रेजेंट होते हैं अपने, तो यहाँ से ऐसे होनी तो चाहिए ना पाइप, जो लेके आ सके वहाँ तक का कनेक्शन बनवा सके। उसी पाइप को कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, यही है विंड पाइप। सिमिलरली स्टमक कहाँ होती है, स्टमक होती है यहाँ लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए ईसोफेगस पाइप है, वो वहाँ तक उसको लेके जाती है, इसीलिए ईसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप। आई बात समझ में, क्यों उनको पाइप कहा जाता है, वो पाइप वाले काम कर रहे हैं। तो विंड पाइप, फूड पाइप, याद रहेगा बेटा जी। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत, तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, जो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, पेट वाली जगह। तुम कहते हो मेरा तो पेट बड़ा हो गया, अरे पेट तो इधर होता है बस, लेफ्ट साइड में चुनटा सा,
ये जो पूरा पोर्शन है ना वो एब्डोमेन होता है। ये आप हो, है ना, तुम कहते हो पेट फूल गया मेरा, तो दिस इज नॉट योर पेट बेटा जी, वो पुरानी जमाने के लोगों की भाषा थी, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। दिस इज योर एब्डोमेन। ये वाला पोर्शन क्या है फिर? दिस पोर्शन इज योर थोरेसिक रीजन, थोरेक्स रीजन, वो आपका थोरेक्स रीजन है, छाती नहीं होती, ठीक है? तो दैट इज योर थोरेक्स रीजन, दिस इज योर एब्डोमेन। तो अब क्या करेगी आपकी जो ट्रैकिया है वो कहाँ तक, ये जो पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी यहाँ पर है, एक गड्ढे टाइप का ही स्ट्रक्चर तो है जिसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई होगी, इस थोरेसिक कैविटी के मिड तक, वहाँ तक आएगी और फिर इधर बट जाएगी। तो मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है, ठीक है? तो ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है? चलो, अब आपको पता है ना हमारे रिब्स होते हैं और पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। रुक जाओ, सी, ध्यान से देखते जाना। ये क्या है? दिस इज योर छाती। यहां पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन। इस एब्डोमेन में इधर यहाँ स्टमक, स्प्लीन, पीछे की तरफ यहाँ किडनी पड़ी हुई होती है। आज इस चैप्टर में हमें कौन सा बात करनी है? इस ऊपर वाले पोर्शन की बात करनी है। आगे की तरफ क्या दिख रहा है तुमको? दिस इज योर स्टर्नम। ये क्या है? रिब्स। पीछे की तरफ क्या है? वर्टिब्रा। तो अब वर्टिब्रा से बताना बहुत आसान है कि कहाँ तक आती होगी ट्रैकिया। तो वर्टिब्रा गिनते जाना। जो थोरेक्स है, थोरेक्स का 5वां वर्टिब्रा, उसके लेवल पर पहुंचकर ये डिवाइड करती है। देखो, अब मैंने क्या कहा तुम लोगों को? मैंने कहा ट्रैकिया मिड थोरेसिक कैविटी पर आकर डिवाइड करती है, ठीक है? मान लो ट्रैकिया में बीच में कहीं क्या हो गया, कुछ छेद हो गया, या फिर ट्रैकिया के बिल्कुल एंड पे छेद हो गया, और तुम हो सर्जन, तुमको मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ट्रैकिया के एंड पे छेद हो गया है, मेरा रिपेयर कर दो एक बार, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, मतलब रिपेयर ऐसे नहीं होता है, मशीन नहीं है वो, मैकेनिक नहीं हो तुम, लेकिन समझ रहे हो? मान लो उसने बोला कि मेरे को यहाँ पे हो गया है, आप रिपेयर कर दो एक बार। चलो, अब तुमने तो किताब में क्या पढ़ा था? तुमने तो किताब में पढ़ा था कि मिड थोरेसिक कैविटी के आसपास वो जाके डिवाइड करती है। अब क्या ऐसा गड्ढे कर करके देखोगे क्या, या फिर स्केल लगा के माप के देखोगे कि ये स्केल हो गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7.5 बन रहा है, यहाँ कर दो भाई ड्रिल, यहाँ कर दो भाई गड्ढा? नहीं ना, एग्जैक्ट लोकेशंस एक डॉक्टर को पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे वो चीज़ डिवाइड करेगी। तो अब आगे से तो स्टर्नम है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली पता करना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी जगह है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये पीछे का वर्टिब्रल कॉलम, उसमें जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसका जो 5वां वर्टिब्रा है वहाँ जाकर डिवाइड करती है ट्रैकिया। ट्रैकिया ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है क्योंकि 2 लंग्स को जोड़ना है ना इसे। तो अब अपने पास यहाँ पर क्या हुआ? ये थी मेरी ट्रैकिया, जो किसके अंदर डिवाइड हुई? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड हो गई दोनों तरफ, और इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। जिसमें ये डिवाइड हुई उसे क्या कहते हैं बेटा जी? ब्रोंकाई। तो एक लेफ्ट ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई भी कौन सी? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो एक बन गई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक बन गई राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। याद रहेगा?
प्राइमरी के बाद क्या वर्ड आता है? प्राइमरी के बाद मुझे तो एक ही वर्ड याद आता है, और वो क्या याद आता है? सेकेंडरी। तो प्राइमरी के बाद बनी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद क्या याद आता है? सेकेंडरी के बाद तो मुझे एक ही वर्ड याद आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई से बन जाएगी टर्शरी ब्रोंकाई। तो टर्शरी तक ही हम करते हैं, क्वाटनरी तो हम कभी कहते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली एक लास्ट स्ट्रक्चर बना दो, उस लास्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। इस लास्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स से ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन स्ट्रक्चर का नाम होता है एल्वियोलाई। इर्रेगुलर सी वॉल है इनकी, ठीक है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये सिंपल सी बातें अपने पास यहाँ पर हो गई। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इतना प्यारा, तुम अगर इमेजिन करते जाओगे ना बिल्कुल आसानी से तुमको समझ में आएगा। क्या क्या था? सबसे पहले याद करते जाते हैं, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स का पेयर था, वो किस में खुला था? नेजल पैसेज, एक पैसेज जैसा स्ट्रक्चर। पैसेज जैसा स्ट्रक्चर किस में खुला होगा? नेजल चैम्बर में। फिर वो कॉमन पैसेज फेरिंग्स, जो किसके लिए कॉमन है? फूड भी और विंड भी, एयर भी, दोनों के लिए। फिर दोनों अलग अलग हुई होंगी। फूड पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। और हमारे पास इधर क्या होगा? लैरिंक्स, जहां पे हमारे पास क्या है? साउंड बॉक्स है। बॉयज के अंदर अलग सा यहाँ पे निकला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। बॉयज में ज्यादा निकला होता है ना, लड़कियां तो पागल होती हैं उसके पीछे। कुछ लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे दिखता भी है, उनका तो बाहर दिखता है, क्योंकि उनकी आवाज ऐसे भारी भारी होती है, ऐसे वाली होती है ना। हमारी होती है हाँ हाँ हाँ, है ना, गर्ल्स की। तो इसीलिए साउंड बॉक्स अपने पास यहाँ पे हो गया, जो साउंड प्रोडक्शन में क्या करेगा? हेल्प अपने पास यहाँ पे करेगा। किससे कवर्ड हमारे पास यहाँ पे? कवरिंग किससे है? एपिग्लॉटिस। किसका बना हुआ होगा? कार्टिलेज का, कार्टिलेजिनस फ्लैप। फूड को विंड पाइप में आने से रोकेगा, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। फिर हमारे पास ये पूरी की पूरी क्या आ गई? ट्रैकिया। ट्रैकिया अब डिवाइड करना शुरू करेगी, कौन से लेवल पर? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। दोनों डिवाइड करा, प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। अब तुम कहोगे फिर लंग्स कहाँ हैं? अरे यही तो लंग्स हैं, इसकी कवरिंग बना दो बस ऐसे, यही तो है लंग्स। ऐसे इधर और एक ऐसे इधर, बन गए तुम्हारे 2 लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग। यही तो होते हैं लंग्स। ब्रोंकाई से शुरू होके प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई सब लंग्स के अंदर होते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, जितनी भी ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये सब लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर योर लंग्स। रहेगी बात क्लियर? यहाँ तक याद? किसी बच्चे को यहाँ तक किसी तरीके की कोई दिक्कत? एल्वियोलाई होती है हाईली वेस्कुलराइज्ड, इनके पास अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। तो दीज आर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक किसी बालक एवं उसकी बालिका को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? राइट लंग में ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट नहीं है, कोलैप्स कर गया राइट लंग। चलो जी, अब घर से जब बाहर जाते हो, घर पे ताला लगाते हो, 2 बार तो ताला भी तुम चेक करते हो मिनिमम, लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। जैसे घर में तो तुम्हारे इतना पैसा है,
अंबानी की दूसरी औलाद तो तुम ही हो, तीसरी औलाद, तीसरी भी नहीं, चौथी औलाद तो अंबानी की तुम ही हो, राइट। लगे रहते ऐसे चेक करने, घर में है नहीं अक्खा भी, पर चेक करना है। तो जब इतना तुम एक लॉक को ही चेक कर रहे हो, वो भी ऐसे घर के लिए जिसमें एक तिनका नहीं है ना, तो लंग को तो चेक करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लंग्स भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। इनके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, जिस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। इसकी प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपने पास जो लंग्स हैं वो ऐसे डबल लेयर के होते हैं, ऐसे डबल लेयर। अब इन डबल लेयर के अंदर फिर भरा हुआ क्या होता है, वरना तो ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिसेंगी। तो इसीलिए इन लेयर का नाम क्या है, प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शन ना बने लंग के सरफेस पे, फ्रिक्शन कम हो जाए, वरना दोनों ऐसे घिसेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए प्रेजेंट होती है प्लूरल फ्लूइड। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, याद रहेगी बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा थोरेक्स का चैम्बर, जिसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। तो ये रहे तुम्हारे लंग्स। लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन है, 2, एक बाहर की आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर की इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वो सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। और बाहर क्या प्रेजेंट है, बाहर अपनी थोरेसिक कैविटी है। ये सारा का सारा जगह क्या है, दिस इज थोरेसिक कैविटी। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है आउटर मेम्ब्रेन हैज क्लोज कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक कैविटी and inner membrane have close contact with surface of lung। अरे भाई सीधी सी बात है, मतलब इसमें अलग से लाइन बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो हमको कॉमन सेंस से पता है। बाहर की मेम्ब्रेन बाहर के कांटेक्ट में होगी, अंदर की मेम्ब्रेन अंदर के कांटेक्ट में। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है लंग्स, तो लंग के सरफेस के कांटेक्ट में होगी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक लाइनिंग। तो आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में प्रेजेंट होगी, थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में। खत्म, अलग से मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ज्ञान पेल रहे। ठीक है बेटा जी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन अपने पास हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या प्रेजेंट थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से साथ साथ बोलते जाओ, फटाफट फटाफट। चलो एक काम करते हैं, कंपटीशन करते हैं। फटाफट अपनी रफ नोटबुक निकालो, पूरा का पूरा नेजल पैसेज से लेके लास्ट तक, एल्वियोलाई तक सारा का सारा लिखो। मैं भी लिखती हूँ, तुम भी लिखो, देखते हैं कौन पहले कंप्लीट करेगा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चीटिंग नहीं, मत देखो मेरा। डन, रहने दो। अब सुनना, ठीक है, चलो मान लिया तुम जीत गए। सुनना, मैंने एल्वियोलाई के पास एक वर्ड लिखा है, वो तुमने पढ़ा? मैंने एल्वियोलाई के पास एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है बोलो? वेस्क्युलराइज्ड। यानी इसके पास अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। सीधी सी बात, इसके पास अच्छी खासी क्या है, ब्लड सप्लाई है। इट इज अ वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर। ब्लड का काम क्या होता है?
ब्लड का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चीज़ों को लेके जाना। इसका मतलब मैंने लंग्स से अंदर क्या ली होगी? ऑक्सीजन ली होगी, है ना? अंदर ली होगी ऑक्सीजन, वो चल के आई होगी, आई होगी, आई होगी, आई होगी। फाइनली ये एल्वियोलाई उसको किसे दे देगी? ब्लड को दे देगी। सिमिलरली जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिस भी टिश्यू में, जिस भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ने उठाया होगा और ब्लड ने किसको दिया होगा? इस एल्वियोलाई को दिया होगा। फिर यहाँ एल्वियोलाई से निकली 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 और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ऐसा ही होता होगा। तो मतलब एल्वियोलाई से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस एक ही का नहीं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई दोनों सेम कैसे हो गए? वो कुछ नहीं कर रहा, वो एक ही काम कर रहा है। यहां तक का पूरा पोर्शन, दैट इज कंडक्शन का पार्ट, वो सिर्फ कंडक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन जब आ रही थी बस वो उसको लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जा रही थी बस उसको लेके जा रहा है। एक्चुअल एक्सचेंज तो कहां पर होता है? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स जो हैं, दोज आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि एक्चुअल रेस्पिरेशन, एक्चुअल O2 और CO2 के बीच का डिफ्यूजन ब्लड में और हवा में इधर ही हो रहा है। सिर्फ लास्ट वाला जो ये एल्वियोलाई वाला पोर्शन है, सिर्फ यहीं पर चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कंडक्शन कहां हो रहा है? एक्चुअल कंडक्शन तो इधर ही हो रहा है। दिख नहीं रहा क्या लास्ट का पार्ट? ठीक है, फिर ऊपर का कटेगा, एक तो कटेगा। लो, तो एक्चुअली एल्वियोलाई ही क्या है? एक्सचेंज पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है। बाकी पूरा का पूरा पोर्शन क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है। तो अब तुम कहोगे इतना, मतलब ऐसा कंडक्शन पार्ट का फायदा क्या है? इतना बड़ा कंडक्शन पार्ट आपने क्यों बनाया? सुनना, कंडक्शन पार्ट का काम क्या क्या होता है। नंबर 1, तुम नाक में सारा दिन ऐसे हाथ डालकर निकालते रहते हो कि नहीं निकालते रहते हो? क्यों? कहाँ से आए वो जो तुम ऐसे चूहे बना बना के निकालते रहते हो? कहाँ से आए? ये जो हवा है, इसमें तुमने सांस ली, सांस लेते समय क्या हुआ होगा? कुछ फॉरेन पार्टिकल्स उस हवा में होंगे। वो तुम्हारे शरीर के लिए तो हर चीज़ अच्छी नहीं है, तो तुम्हारे नाक में जो हल्के हल्के हेयर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने उनको ट्रैप कर लिया। तो सबसे पहली बात, इसका मतलब कंडक्शन पार्ट क्या कर रहा है? इट रिमूव्स द फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट द एयर। तो वो तो पता ही है हमको, नाम ही उसका कंडक्शन है। चलो, और क्या क्या काम है? और 2 काम है। नंबर 1, मान लो बाहर है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो तुम पहुंच गए कनाडा। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कनाडा ही जाते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई पता ही है तुमको। जिससे यहाँ ना हो पाए वो कनाडा जाता है ना? तो क्या हुआ? बाहर है मान लो -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस, अंदर शरीर में मेरे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिफरेंस कितना? 57 डिग्री सेल्सियस का। तो बाहर की हवा 57 डिग्री सेल्सियस ठंडी है, अंदर मेरे को उतनी कम चाहिए। तो बॉडी टेम्परेचर से भी तो आपको लेके आना पड़ेगा ना, बॉडी टेम्परेचर तक भी तो उस हवा को लाना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ताकि मेरे लंग्स तक, एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगी? वो उतने ही टेम्परेचर की हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाहर मान लो एकदम सूखा सूखा है हवा, तो ये ह्यूमिडिफाई भी करता है थोड़ा, उसको पानी का भी हल्का फुल्का उसमें ह्यूमिडिफिकेशन कर देता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ह्यूमिडिफाइंग द एयर। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या काम है?
एल्वियोलाई में एयर को ट्रांसपोर्ट करने का, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने का, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाने का एंड ह्यूमिडिफाई करने का। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत, यहाँ तक सारी बातें याद रहेंगी। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलो, तो एज यू हैव, अब सारा रिवाइज हो जाएगा, फटाफट एनसीईआरटी देखते जाना। एज यू हैव रेड अर्लियर, O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द organisms to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। तो क्या करती है इनडायरेक्टली, ऑक्सीजन क्या करती है पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती है जैसे कि ग्लूकोज को, ताकि एनर्जी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए डराइव कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होती है इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है। तो इसका मतलब ये एविडेंट हो गया, हमको दिख गया कि बॉडी को जो सेल हैं उनको कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन हमें सप्लाई करनी पड़ेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर किसके साथ, विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जिसे हम रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया। अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखिए, आप ऐसे अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। यू नो इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। लेकिन हम ब्रीथ कैसे करते हैं, तो उसके लिए होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और क्या मैकेनिज्म होती है वो इस चैप्टर में बात की गई है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के ऊपर अलग अलग होता है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, तो हैबिटेट के ऊपर एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पंजेस, सेलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन पूरे बॉडी सर्फेस से एक्सचेंज करते हैं। अर्थवर्म्स मॉइस्ट क्यूटिकल से, इंसेक्ट्स एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब अपने पास उनके अंदर होता है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर जैसे कि गिल्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्कुलराइज बैग जैसे कि लंग्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में फिशेस गिल्स यूज करती हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स लंग्स यूज करते हैं। ठीक है। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से भी कर सकते हैं, और मैमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं जो अपर लिप्स के ऊपर हैं, जिसके बाद नेजल चैम्बर आता है, नेजल पैसेज के थ्रू, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स फिर नेजल पैसेज फिर नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन होता है विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स रीजन से ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, साउंड बॉक्स कहते हैं। और यहीं पे तुम लिख सकते हो एडम्स एप्पल के बारे में भी, बॉयज के अंदर जो होता है। During swallowing, glottis can be covered with elastic cartilaginous flap, epiglottis, to prevent the entry of the food in the trachea. तो ऊपर का पोर्शन है glottis, this is the larynx and this is trachea. तो यहाँ पे आप ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हो, this is glottis, this is larynx and this is your trachea. glottis के ऊपर कवरिंग होगी epiglottis, इसीलिए मैंने कहा था glottis के ऊपर है epiglottis। ठीक है, चलो। तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जो मिड थोरेसिक कैविटी तक होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जिसमें रिपीटेड डिवीजन होती है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकियोल्स के अंदर, जो कि थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में खत्म होता है। ट्रैकिया फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया, इनिशियल ब्रोंकियोल्स हो गया। इनमें, हाँ ये बात मैं बताना भूल गई, इनके अंदर भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देखो ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाना है ना पाइप को भी, वरना पाइप ऐसे ढचक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो हवा जाने के लिए इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट हमको देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। पूरी नहीं होती वो, ऐसे सी शेप की, ऐसे हाफ होती है, ऐसे। याद रहेगी बात? ठीक है, चलो।
Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called as alveoli. Last में क्या हो गया? Alveoli. Branching network of bronchi, bronchioles and alveoli वो क्या करते हैं? Lungs बनाते हैं. बता दिया मैंने. दोनों लंग्स में डबल लेयर प्लूरा होती है, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड, ताकि लंग सरफेस के ऊपर क्या हो जाए? फ्रिक्शन घट जाए. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक जो लाइनिंग है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, जबकि इनर वाला सीधी सी बात है लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगा. जो पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हुआ वो कंडक्टिंग पार्ट बनाता है, जबकि एल्वियोलाई जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं. कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी टेम्परेचर तक भी लेकर आता है. एक्चुअल एक्सचेंज O2 CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में एल्वियोलाई में ही होता है. ठीक है, बस आज यहीं तक हमने किया है, कल यहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेना, ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट है. एडम्स एप्पल थोड़ा मेंशन कर लेना. तो ये चीज़ें एनसीईआरटी में ही मेंशन करो और बार बार एनसीईआरटी ही पढ़नी है. ठीक है, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ो. मैं ये चीज़ें 100 बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक तुमको समझ में नहीं आई. चलो जी, ऑल राइट, कल मिलते हैं आगे के पोर्शन के साथ. ठीक है, ये वाला पोर्शन करेंगे और परसों ऑलमोस्ट मिड में इस चैप्टर को ख़त्म करके वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर. चलो, इस संडे को टेस्ट नहीं है, लेकिन उससे अगले संडे को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी एंड यूनिट 3 यानी सेल वाली यूनिट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, उनका टेस्ट होगा. ठीक है, चलो जी, टूडल्स.